नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में अपन आज देखेंगे मित्रों, जो कि सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन टॉपिक वाइज जो कि समाजशास्त्र के जितने भी टॉपिक हैं इसमें वो उसके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चैनल को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को अगर एक बार देखते हैं तो इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको सीधे के सीधे। तो पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन कहते हैं, कौन माने जाते हैं? तो समाजशास्त्र के जनक है जो अगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला देखते हैं, स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था स्वतंत्र विषय के रूप में? तो ये हुआ 1838 में। अगला देखते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे आपके एलेक्स इंकल्स है जो व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक हैं। अगला है, समाजशास्त्र को एक शिल्प किसने कहा? तो समाजशास्त्र को शिल्प किसने कहा था? सी राइट मिल्स ने कहा था। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा मित्रों, तो इसलिए अपन जो कि जितना फटाफट हो सके उतना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको अपन एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक वाइज जो जितने क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके दुर्किम है जो इसमें शामिल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, टॉनिस, इस प्रकार से इसमें समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ये जो कि समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय है, वो समाजशास्त्र को एक सामान्य समाजशास्त्र मानते हैं। इसमें आज देख सकते हैं कौन कौन है इसमें शामिल। एक जॉर्ज सिमेल, टॉनिस, वीरकांत, ये सब है जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। एक आप देख सकते हैं वन वेस, एक मैक्स वेबर है, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। और जॉर्ज सिमेल है, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से असंगत हैं। तो समन्वयात्मक के अंतर्गत आप देख सकते हैं मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर अभी हमने देखा, मैक्स वेबर है जो समन्वयात्मक नहीं स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं मैक्स वेबर। बाकी आप देख सकते हैं दुर्किम है, सोरोकिन है, हॉबहाउस है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, दुर्किम, सोरोकिन, हॉबहाउस, ये समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर आप देखें ट्रिक से हिसाब से देखें तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं डी और जे, DJSH, इस प्रकार से इसकी ट्रिक होगी। इसमें दुर्किम है और हॉबहाउस है और आपके सोरोकिन है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं स्वरूपात्मक के अंतर्गत आप देखेंगे कि जॉर्ज सिमेल यहाँ पे जॉर्ज सिमेल एस और टी, SST VVV, ठीक है। इस प्रकार से इसकी ट्रिक हो जाएगी, यानी कि जॉर्ज सिमेल और आपके टॉनिस और वॉन वेबर और आपके कौन हो जाएंगे, वीरकांत। इस प्रकार से ये इसकी ट्रिक हो जाती है स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंदर। ऐसे याद रहना बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन आप ट्रिक से याद करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो SST के अंतर्गत 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में अगर अलग अलग देखा जाए तो इन सब को है जो अलग अलग याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी ट्रिक बनाना है जो ज़रूरी होता है, तब जाकर के ये याद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा? तो समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं के अवैध संतान है जो JS मिल ने कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? जॉर्ज सिमेल ने कहा था। समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो कौन सी कैसी विशेषता नहीं है?
तो विषय वस्तु नहीं है समाजशास्त्र की, तो ये नाभिकीय क्रियाएं ये इसके अंतर्गत नहीं आती। बाकी आप देख सकते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत परिस्थिति और भूमिका आती है, और परिस्थिति और भूमिका के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक संबंध आते हैं, सामाजिक प्रक्रिया आती हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है। चिंतन की जो क्या कहते हैं संरचनात्मक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत तो रेडक्लिफ ब्राउन इसके अंतर्गत नहीं आते। अगला है समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा। तो समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा था, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था, ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो मित्रों आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह रहा तो मैं जो SST के अंतर्गत जो दर्शन शास्त्र है उसके भी क्वेश्चन है वो लाऊंगा अपने इस चैनल पर। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये किसने कहा था, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या है, सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ये इसके अंतर्गत मैक्स वेबर हो जाएगा। अगला देखते हैं समाजशास्त्र में प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री कौन थे। तो कौन थे, दुर्खिम हो जाएंगे पहले अकादमिक समाजशास्त्री। चिंतन की 3 अवस्थाओं का संबंध किससे है, तो ऑगस्ट कॉम्टे से है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। ये देखिए आप इस प्रकार की परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। ये किसने कहा था, ये वीरस्टीड ने कहा था, जॉन जो कि आपके वीरस्टीड ने कहा था। अगला देखते हैं समाजशास्त्र का संबंध है। समाजशास्त्र का किससे संबंध है, तो आप देख सकते हैं मनोविज्ञान से संबंध है, मानव शास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं समाजशास्त्र को विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है। तो समाजशास्त्र को विज्ञानों की विशुद्ध श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ये एक विशुद्ध विज्ञान माना जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सामाजिक समूह। सामाजिक समूह है, इसको समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है। तो ये किसके अंतर्गत होती है, आप देख सकते हैं निरीक्षण, सामान्यीकरण और भविष्यवाणी, ये सभी है जो वैज्ञानिक विशेषता इसके अंतर्गत आती हैं, समाजशास्त्र के द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अंतर्गत आती हैं ये। अगला क्वेश्चन है 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। तो 1838 से पहले समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था, तो ये सामाजिक भौतिकी नाम से जाना जाता था। ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको सामाजिक भौतिकी नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ जो कि यहाँ पर बुक्स दी है और एक तरफ इसके समर्थक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑगस्ट कॉम्टे ने है जो कौन सी लिखी, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ए लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी लिखी है, तो ये लिखी ऑर्गेनिक एनोलॉजी। और मैक्स वेबर ने कौन सी लिखी है, रिलीजन एंड इकोनॉमी। और एमाइल दुर्खिम हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी दुर्खिम की। तो इस प्रकार से इसको मिलान कर देना। अगला है समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति मानी जाती है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, तो ये पार्क और बर्गेस ने कहा था। पार्क और बर्गेस ने कहा क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। अगला है सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र और आप देख सकते हैं आकृति विज्ञान, शरीर शास्त्र और इसके अंतर्गत क्या है, सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा, तो किसने बांटा था, एमाइल दुर्खिम ने बांटा था। किसने, एमाइल दुर्खिम। अगला देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है, तो क्रियात्मक अनुसंधान से माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन किसने कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। क्या है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये H.N. जॉनसन ने कहा है। किसने, H.N. जॉनसन ने ऐसा कहा है। अगला देखते हैं समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है।
तो क्रम से ये सबके बाद विकसित हुआ है। क्या है? क्रम में ये सबसे बाद में है जो विकसित हुआ है, ये इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये अन्य समाजों के विज्ञान की जननी है, ये गलत हो जाएगा। अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, ये भी हो जाएगा गलत। अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं, तो संबंध है, बिल्कुल है अन्य समाजों के साथ में। अगला देखते हैं सोशल थॉट फ्रॉम लॉर टू साइंस। सोशल थॉट फॉर लॉर टू साइंस पुस्तक के लेखक हैं हॉवार्ड बेकर। कौन? हॉवार्ड बेकर हो जाएंगे। अगला समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये किन का विचार है? तो ये हो जाएगा इमाल दुर्खिम का। इमाल दुर्खिम का कथन है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। अगला देखते हैं कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी SC दुबे ने। फ्रंट प्रिंसिपल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे स्पेंसर। जितना हो सके आपको जल्दी बताने की कोशिश करेंगे आंसर। अगला है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी है, अपितु उनकी बहन है। ये शब्द किसने कहा था? ये बॉन्स एवं बेकर ने कहा था। किसने कहा था? बॉन्स एवं बेकर ने कहा था। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की पूरी संभावना है। समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी है, अपितु उनकी ये बहन है। ये शब्द किसने कहे थे? ये बॉन्स एवं बेकर ने कहे थे। अगला देखते हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जाएंगे GS घुरिये, जो कि GS घुरिये है जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये 1952 से हुआ है। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी श्रीनिवास ने लिखी थी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया? तो ये किया था SC दुबे ने। किसने किया था? SC दुबे। अगला है एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा है जो किस देश से थे? तो ये फ्रांस के थे। अगला देखते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम, ये के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके SC दुबे। अगला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? ये 1848 में है जो प्रकाशित हुआ। अगला है किसने कहा कि विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र? क्या है? विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये किसने कहा था? तो इसका देखते हैं अपन। यहाँ पे ये कहा था PH लैंडिस। किसने? PH लैंडिस ने कहा था ऐसा। अगला है AR देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया था? तो यह जगह द्वंद्वात्मक जो कि परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। अगला समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान कहा है? तो स्पेंसर ने कहा है संरक्षक विज्ञान। ठीक है। प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा अगस्त कॉम्टे की। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्टे। कॉम्टे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत में किस स्तर का उल्लेख नहीं किया? तो किसका नहीं किया? तो इसमें आप देख सकते हैं पारिवारिक स्तर है, इसका नहीं किया। बाकी धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, इन तीनों का उल्लेख किया है, लेकिन पारिवारिक स्तर का इन्होंने नहीं उल्लेख किया। अगला समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन माने जाते हैं? तो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर है जो दुर्खिम माने जाते हैं। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानने वाले समाजशास्त्री कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपके वार्ड गिडिंग्स और समनर। ये वार्ड गिडिंग्स और समनर है जो समाज का अध्ययन मानते हैं। समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? समाज का अध्ययन मानते हैं। मित्रों जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल लायक हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? तो ये किया है आपके एलेक्स इंकल्स ने। किसने? एलेक्स इंकल्स ने है जो ये ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया। अगला है समाज मिति का सर्व प्रयोग किसने किया था? समाज मिति का हो जाएगा JL मोरेनो ने। JL मोरेनो। अगला देखते हैं यहाँ पे समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ये किसका कथन है? समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहिने हैं, ये किसका है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोबर का। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहिने हैं, ये किसने कहा था? ये क्रोबर ने कहा था। अगला देखते हैं समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो आप लोग को देख सकते हैं समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया।
यानी कि आपको पता होगा सोशियस और लोगस, सोशियस और लोगस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भिन्न भाषाओं के अवैध संतान माना था जेएस मिल ने इसको। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशियस हो जाएगा लैटिन और जो लोगस है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस प्रकार से ये दो इसमें भाषा हैं, इसीलिए तो जेएस मिल ने इसको दो भिन्न भाषाओं के अवैध संतान माना था समाजशास्त्र को। अगला देखते हैं कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयोग किया। तो इथोलॉजी है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने है जो समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अगला समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी थी? तो ये स्पेंसर ने लिखी थी, स्पेंसर ने लिखी थी। और अगला देखते हैं यहाँ पे सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? ये अगस्ट कॉम्टे का है, अगस्त कॉम्टे का है कि सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, ये अगस्त कॉम्टे का। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन सा? लखनऊ विश्वविद्यालय है जो इसने की थी पहल। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार ये एक सामान्य विज्ञान है। क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य। लेकिन अगर देखा जाए तो एक और दृष्टिकोण है समन्वयात्मक और एक और दृष्टिकोण कौन सा? स्वरूपात्मक। कौन सा? स्वरूपात्मक। स्वरूपात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा जाए तो ये सामान्य नहीं, इसमें विशिष्ट तथ्यों पर बल दिया जाए, विशिष्ट है, विशिष्ट विज्ञान और तथ्यों पर बल दिया गया इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय। अगला देखते हैं, ये हो गया अपना पहला पार्ट पूरा। अब अगला देखते हैं, अगला है दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता किन समाजों की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका आदिम समाज, ग्रामीण समाज और अविकसित समाज। तो इसमें से हो जाएगा आपका आधुनिक समाज के अंतर्गत है जो सावयवी एकता पाई जाती है। किसमें? सावयवी एकता है जो किसकी विशेषता है? तो आधुनिक समाज, जो वर्तमान समाज है इनकी विशेषता है। अगला समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई थी? तो समाज की जो विशेषता है कि निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन, तो ये किसने बताए थे? जॉनसन ने बताया था। किसने? जॉनसन। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो ये किया था आपके स्पेंसर। किसने? स्पेंसर ने किया था, स्पेंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्तता, मूर्त नहीं है, समाज अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, मूर्तता। ठीक है। अगला देखते हैं, तुर्कीम के अनुसार यांत्रिक एकता किसमें पाई जाती है? तो यांत्रिक एकता है जो सरल समाज में पाई जाती है, सरल समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है दुर्कीम के अनुसार। अगला है, दुर्कीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, कौन सी पुस्तक है दुर्कीम की? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया? तो ये दिया था आपके श्रम विभाजन एक समाकलनात्मक प्रक्रिया है। क्या है? श्रम विभाजन एक समाकलनात्मक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समाजीकरण का अभिकरण कौन सा नहीं है? सेना नहीं है समाजीकरण का। बाकी आप देख सकते हैं विद्यालय, परिवार और कॉलेज, ये सब है जो समाजीकरण का अभिकरण है, लेकिन सेना को इसका नहीं माना गया। अगला है, हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, संपूर्ण संस्कृति, एक और क्या बताया था? तो आप देख सकते हैं निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, संपूर्ण संस्कृति, एक और बताया था, आपको पता है कौन सा? तो ये बताया था, क्या बताया था? स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता बताया था। अगला, मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए हो सकती है? तो ये आदिम समाज की हो सकती है समाज की प्रकार्यात्मक एकता। अगला है, गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, तो ये हो जाएगा आपका, किन्होंने बताया थी? ये टॉनिज ने बताई थी, गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट। गेमेनशाफ्ट समुदाय और गेसेलशाफ्ट समाज। ठीक है, इस प्रकार से इसका बताया था। गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट में किसने विभक्त किया था समाज को? तो ये बताया था टॉनिज ने, एफ टॉनिज, फर्डिनेंड टॉनिज। अगला, सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? तो सामाजिक संबंधों के जाल को अपन पता ही है, समाज कहते हैं। समाज है, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। उत्तर औद्योगिक समाज पाया जाता है, तो उत्तर औद्योगिक समाज कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में। भारतीय समाज उदाहरण है, तो भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है। क्या है? भारतीय समाज किसका है? एक समाज का उदाहरण है। ठीक है, एक समाज का।
अगला है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोग समाज में संबंधित नहीं हैं तो वे विषम होते हैं। ये गलत हो जाएगा इसमें। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार समाज में संबंधित नहीं है, वे लघु होते हैं, वे वियुक्त होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं। बाकी इसमें विषम होते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखते हैं समाजों के वर्गीकरण में गैसेलसॉफ्ट की धारणा के प्रवर्तक कौन है? तो अभी आपने देखा था टॉनिस। अगला कर्षक समाज के अध्ययन का जनक माना जाता है तो कर्षक समाज का अध्ययन किसको मानते हैं? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने है जो कर्षक समाज का अध्ययन किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला है समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। तो ये किसकी परिभाषा? जॉर्ज सिमेल की। अगला देखते हैं निम्न में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगली, बर्बरता तथा सभ्यता को बताया? तो ये बताया था एल.एच. मॉर्गन ने। किसने बताया था? एल.एच. मॉर्गन ने है जो मानव समाज की 3 अवस्था है जंगली, बर्बरता और सभ्यता को बताया था। अगला जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। तो ये किसने कहा था? ये मैकाइवर ने कहा था। अगला कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया जो सही क्रम है। तो कार्ल मार्क्स ने है जो समाजों का जो वर्गीकरण किया है उसका सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और आपका पूंजीवादी समाज। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी, ये समाज के प्रकार बताए थे। अगला देखते हैं मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको इसी प्रकार के जो वीडियोस है वो अपने चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और स्नेह कम मिलता है, इसलिए मेरे को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, अगर आप वीडियो मित्रों के साथ में शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, अन्यथा जो एक मोटिवेशन होता है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए वीडियो बनाने का जो मन है वो नहीं करता। अगला प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहा है? तो ये कूले ने कहा था। किसने कहा था? कूले ने कहा था। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिकाएं, ठीक है, प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिकाएं किसने कहा था? चार्ल्स कूले ने कहा था। अगला है अपना कौन सा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आप देख सकते हैं व्यवसायिक संघ है जो ये द्वितीयक के अंतर्गत है, मित्र समूह, खेल समूह और परिवार समूह, ये हो जाएंगे आंतरिक समूह के हो जाएंगे, प्राथमिक समूह हो जाएंगे। क्या? प्राथमिक समूह। ये नज़दीक है इसलिए इसको आंतरिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है, और जो रिश्तों में दूर लगते हैं वो हो जाएगा आपके व्यवसायिक संघ और द्वितीयक समूह। अगला है जनसंख्यात्मक कारणों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना? तो ये किसने माना था? माल्थस एवं सैडलर ने। अगला अंतर समूह तथा बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था समनर ने। किसने? समनर ने किया था अपनी जो पुस्तक है द फोकवेज में। किसमें? द फोकवेज जो इनकी पुस्तक है उसमें, फोकवेज में, ठीक है, समनर ने किया था अंतर समूह तथा बाह्य समूह को रूप में। अगला गेमेनशॉफ्ट शब्द का प्रयोग किस अवधारणा को समझाने के लिए किए गए हैं? तो गेमेनशॉफ्ट जो है ये समुदाय के रूप में बताया गया। क्या है? समुदाय। ये किसने बताया था? टॉनिस ने, टॉनिस ने बताया था। गेमेनशॉफ्ट शब्द को है जो समुदाय के रूप में माना है। अगला है अर्ध सहभागी समूह प्रत्येक किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके मॉरिस गिन्सबर्ग ने, है जो ये किया था अर्ध सहभागी समूह का प्रत्यय है जो किसने दिया था? गिन्सबर्ग ने, मॉरिस गिन्सबर्ग। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना अपने को। प्राथमिक समूह ये साल्स कूले ने दिया था, संदर्भ समूह ये मर्टन ने दिया था, और बाह्य समूह ये समनर ने दिया था। ये सभी सम्मिलित हैं, लेकिन जो ये मानव समूह है ये मैक्स वेबर ने नहीं दिया था। अगला देखते हैं उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन में सर्वप्रथम किसके द्वारा भेद किया गया? तो ये किया गया था आपके जॉनसन ने किया था। उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहले जॉनसन ने भेद किया था। अगला देखते हैं, एक तरफ है इसको दूसरी तरफ मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंतर समूह है ये हो जाएगा इसमें हम की भावना पर, हम समूह, ठीक है, हम समूह ये अंतर समूह यानी जो प्राथमिक समूह है उसको माना गया है हम समूह। बाह्य समूह वे समूह जो मतलब थोड़े से दूर होते हैं उनको वे समूह कहते हैं। वे वो मतलब रिश्तों में थोड़े दूर लगते हैं, या फिर अपने जो आसपास के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग नहीं, थोड़े से जो दूर रखते हैं वो बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। और लघु समूह हो जाएगा आपका द्विव्यक्ति।
अगला है प्रारंभिक समूह, ये हो जाएगा आमने सामने का संबंध। ठीक है, प्रारंभिक समूह में हो जाएगा आमने सामने का संबंध। अगला देखते हैं अर्ध समूह का संबोधन किसने प्रस्तुत किया, तो ये किया था बोटोमोर। अर्ध समूह का संबोधन है जो किसने दिया था, बोटोमोर। अगला है संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 में किसने दिया, तो ये दिया था आपके हर्बर्ट हाइमन। किसने, हाइमन ने दिया था 1942 में संदर्भ समूह की अवधारणा। अगला है संदर्भ समूह के रूप में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया था, तो विलासी वर्ग का सिद्धांत है जो वेबलिन ने दिया था। वेबलिन ने है जो विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया था। अगला है द्वितीयक समूह को शीत जगत के नाम से किसने संबोधित किया, तो ये किया था लैंडिस ने। किसने, लैंडिस ने है जो द्वितीयक समूह को शीत जगत के नाम से पुकारा। किस नाम से, शीत जगत के नाम से पुकारा। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चैनल को जो काफ़ी अगर देखते हैं वीडियो तो पसंद करते हैं, लेकिन चैनल पर अगर आप लोग आते हैं आकर के अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें जानकारी है। तो ये एग्ज़ाम की तरफ से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के आने लायक हैं। तो आप लोग पूरा रिवाइज कीजिएगा इसको, पूरा टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो अगला है आपका नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया। नकारात्मक हो जाएगा, स्कॉट ने है जो नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया था। अगला समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाता है। ये कथन किसका है, समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना है। किसने माना है, सामाजिक समूहों का विज्ञान किसने माना है, तो ये माना है आपके जॉनसन। किसने, जॉनसन ने माना था सामाजिक समूहों का विज्ञान। अगला सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर चार्ल्स कूले ने निम्नलिखित में से किस समूह का उल्लेख किया है, तो ये किया है आपके प्राथमिक समूह के रूप में। ठीक है, सामाजिक संबंधों के गहनता के आधार पर चार्ल्स कूले ने निम्न में से किस समूह का उल्लेख किया, तो प्राथमिक समूह, चार्ल्स कूले ने। अगला लंबवत सामाजिक समूह एवं क्षैतिज सामाजिक समूह के रूप में समूह को वर्गीकृत किसने किया था, तो ये किया था मिलर ने। मिलर ने है जो लंबवत एवं क्षैतिज है जो ये किया था आपके समूह का वर्गीकृत मिलर ने किया था। अगला है मैकाइबर व पेज ने गांव, पड़ोस, नगर, राष्ट्र आदि को किस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा है, तो ये जगह आपका क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत रखा है। गांव, पड़ोस, नगर, राष्ट्र को क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत। अगला देखते हैं वह पद जिससे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ये परिस्थिति हो जाएगी व्यक्ति की। क्या, परिस्थिति। और ये परिभाषा किसकी है, आपको पता है, एलियट और मेरिल की ये परिभाषा। आप ये जो परिभाषा है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वह पद जिस व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप है जो प्राप्त करता है, तो वो परिस्थिति कहलाती है। ये किसकी परिभाषा है, ये एलियट एवं मेरिल की परिभाषा। अगला देखते हैं डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत पद को परिस्थिति कहते हैं। क्या, परिस्थिति। अगला निम्नलिखित से कौन सा सही रूप में संबंधित नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं भूमिका पुंज दिया था किसने, मर्टन ने दिया था। भूमिका ग्रहण दिया था मीड ने। भूमिका निर्माण है जो टर्नर, इस प्रकार से। और भूमिका दूरी है ये मार्शल ने नहीं दिया था। मित्रों, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो जितना हो सके आप फटाफट रिवाइज करना है, अपने को देखना है आंसर को। अगला है पति एवं पत्नी, पति पत्नी एवं डॉक्टर, मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है, तो ये कैसी परिस्थिति है, तो ये हो जाएगी युग्म परिस्थिति। क्या हो जाएगी, युग्म परिस्थिति। यानी कि पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज, पति पत्नी, ये कैसी है, तो ये एक युग्म परिस्थिति है, युग्म परिस्थिति। अगला है किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, तो परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, ये बीरस्टीड ने कहा था। किसने, बीरस्टीड ने। अगला देखते हैं परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त एवं अर्जित का उल्लेख किसने किया था, तो राल्फ लिंटन ने है जो प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति का उल्लेख किया था, राल्फ लिंटन ने। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसके प्रतिपादक कौन है, तो मुख्य परिस्थिति के हो जाएंगे E.T. हिलर। E.T. हिलर ने दी थी मुख्य परिस्थिति। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसकी परिभाषा है, तो ये लिंटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस प्रश्न में है जो डाउट है, आप देख सकते हैं सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये मेरे हिसाब से इसमें बीरस्टीड होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंटन दिया गया है सही, तो इसमें एक बार इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। अगला है यहाँ पे व्यक्ति द्वारा निभाने वाली दो भिन्न परिस्थितियों में भूमिकाओं के विरोधाभास को क्या कहते हैं, तो भूमिका संघर्ष कहते हैं। दो अलग अलग जो परिस्थिति होती हैं उसमें अगर आप भूमिका होती हैं तो इसको विरोधाभास हो जाता है आपस में, तो इसको क्या कहते हैं,
उसको भूमिका संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष। इधर जाएं कि इधर जाएं, तो वो जाता है भूमिका संघर्ष होता था, भूमिका संघर्ष। अगला, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिस्थिति के स्थान पर संस्थिति शब्द को अधिक उपयुक्त बताया? संस्थिति शब्द को उपयुक्त किसने बताया? तो ये बताया था टी.एच. मार्शल ने। किसने? टी.एच. मार्शल ने बताया था। अगला देखते हैं, भूमिका का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये पैरेटो को जाता है। किसको? पैरेटो। हालांकि देखा जाए तो राल्फ लिंटन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले पैरेटो हो जाएगा इसके। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम परिस्थिति एवं भूमिका अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की? तो किसने की थी? ये राल्फ लिंटन ने है जो सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका की विस्तृत व्याख्या की थी। अगला देखते हैं, किसने कहा भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है? तो ये कहा था आपके राल्फ लिंटन ने। ठीक है, राल्फ लिंटन ने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने दिया? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे परिस्थिति पुंज। इसमें थोड़ा सा आंसर में कुछ गड़बड़ है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें परिस्थिति पुंज, ये किंग्सले, इसमें राइट आंसर देखना पड़ेगा एक मित्रों। इसमें हो सकता है शायद परिस्थिति पुंज किसने दिया था? रॉबर्ट मर्टन होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ये होना सही। एक बार देखना पड़ेगा, आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका आंसर है जो क्या होगा, रॉबर्ट मर्टन होता है या फिर कोई और होता है। अगला देखते हैं, परिस्थिति समूह शब्द गढ़ा था। परिस्थिति समूह शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था मैक्स वेबर ने है जो परिस्थिति समूह शब्द गढ़ा था। रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपके जी.एच. मीड ने है जो रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण की अवधारणा दी थी। अगला है, भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी थी? तो ये मर्टन ने दी थी, भूमिका सेट। अगला, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। क्या ये सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है? क्या है? एक परिस्थिति है जो समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये बीयरस्टीड की परिभाषा। किसकी? बीयरस्टीड की परिभाषा। अगला देते हैं, उस आधार का चयन कीजिए जो अर्जित परिस्थिति से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अर्जित, नातेदारी कोई अर्जित नहीं की जाती, धन अर्जित किया जाता, विवाह, उपलब्धियां, ये सब अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं, लेकिन नातेदारी है जो ये अर्जित के अंतर्गत नहीं आता। अगला है आपका, भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित तीन अवधारणाएं, भूमिका, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था आपके मर्टन ने। किसने? मर्टन ने किया था। अगला, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। अगला, सॉरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्न में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया? तो ये जगह आपका आर्थिक संस्कृति का उल्लेख नहीं किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असंगत बताना है अपने को। फॉकवेज, ये आपको पता होगा समनर ने दिया था, अंतर समूह और बाह्य समूह। संस्कृतिकरण, ये एम.एन. श्रीनिवास की है, और सांस्कृतिक विलंबता है ये ऑगमन ने दिया था। बहुपक्षीय परंपराएं, ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जगह प्रभु जाति के लिए। किसकी? प्रभु जाति के लिए प्रसिद्ध है ये मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन। अगला देखते हैं, किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये जलवायु को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। किसको? जलवायु को। अगला, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो परिवार है जो पारिवारिक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और जनसंख्यात्मक इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या है? भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। अगला, निम्नांकित पुस्तकों में से किसमें एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृति शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? तो ये जगह आपका रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क। क्या? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क, ये बताया था इसमें एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, रामपुर गांव पर किसने अध्ययन किया था? तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने ही किया था, रामपुर गांव का अध्ययन। अगला, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सांस्कृतिक आत्मसात्करण कहते हैं इसको। अगला, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी किस कृति में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये जगह आपका द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। क्या? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में है जो ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी जो कृति है, कौन सी? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इसमें है जो सामाजिक परिवर्तन का जो सक्रिय सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया। सक्रिय सिद्धांत में आपका हो जाएगा
ओसवाल्ड स्पेंगलर और कौन कौन सी है, 2-3 और है इसमें, स्पेंगलर और पेरेटो, सोरोकिन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है योगेंद्र सिंह की सामाजिक परिवर्तन के लिए विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला है अपना निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे राजनीतिकरण ये वर्ग की विशेषता नहीं है। बाकी वर्ग चेतना, वर्ग विद्वेष, वर्गों का ध्रुवीकरण ये इसके अंतर्गत आते हैं। पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया, तो ये किसने किया था, ये किया था लुई ड्यूमा ने। किसने किया था, लुई ड्यूमा ने है जो किया था। अगला स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी एफ गिडिंग्स ने है जो ये दी थी स्वजाति चेतना की अवधारणा। अगला है एम एन श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया, तो जाति और धर्म में है जो किस पर पहलू दिया, ज़्यादा जोर दिया, तो ये था संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पर। अगला देखते हैं, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा। अगला देखते हैं, वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग हो जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग है ये सुसंगठित नहीं है। बाकी उच्च वर्ग, अभिजन वर्ग और निम्न वर्ग ये सुसंगठित है, लेकिन मध्यम वर्ग है वो सुसंगठित नहीं है। अगला है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया, तो ये किया था आपके डीपी मुखर्जी ने। किसने किया था, डीपी मुखर्जी ने किया था। अगला देखते हैं, अगला है अपना क्वेश्चन कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये हो जाएगी आपके किसके द्वारा लिखी गई है, ये हो जाएगी पी.के. वर्मा के द्वारा। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मित्रों, यहाँ पे हो जाएगी द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ये पुस्तक लिखी थी पी.के. वर्मा ने। अगला है, निम्न में से किसने प्रभु जाति शब्दावली को प्रतिपादित किया, तो ये था आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, यहाँ पे प्रभु जाति का शब्दावली को किसने प्रतिपादित किया था, एम.एन. श्रीनिवास। अगला देखते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका मजूमदार मदान का कथन है, जाति एक बंद वर्ग। निम्न से कौन सा खुले स्त्रीकरण व्यवस्था का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा वर्ग। वर्ग क्या है, वर्ग एक खुले स्त्रीकरण होता है, जाति होती है बंद वर्ग। ठीक है, बंद वर्ग। अगला देखते हैं, एक ग्राम जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्न में से किसमें माना जाएगा, तो ये माना जाएगा आपकी सेवक जातियाँ। क्या हो जाएगी, ये सेवक जातियाँ हो जाएगी, नाई और धोबी। अगला देखते हैं, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक थे, तो ये हो जाएगा आपका इरावती कर्वे। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, ये इरावती कर्वे का कथन। अगला देखते हैं, जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगी किस पे चातुर्वर्ण पर। किस पे, चातुर्वर्ण पर है जो ये जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था हो जाएगी आधारित। चातुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला देखते हैं, जाति संस्करण में सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी, सोपान तंत्र की किसने दी थी, लुई ड्यूमा ने दी थी। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई आपके पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। किसकी, पुर्तगाली शब्द कास्टा से है जो जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये डॉक्टर गुरी ने लिखी थी। जी.एस. गुरी ने है जो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक लिखी थी। अगला देखते हैं, जाति शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया, तो ये किया था अब्बे डुबॉय। किसने, अब्बे डुबॉय, या फिर आप रिजले, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, रिजले और अब्बे डुबॉय। अगला देखते हैं, आदिम संस्कृति या मानव संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, ये हटन ने दिया था। किसने, जे.एस. हटन ने। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है आपकी कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक जे.एस. हटन हो जाएंगे। इसमें कास्ट इन इंडिया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि आप देख सकते हैं हटन और घुरी, हटन ही होगा इसका राइट आंसर। अगले देखते हैं, दास प्रणाली में निम्न में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था, तो दास प्रणाली में कौन सा नहीं था, आप देख सकते हैं युवा वर्ग इसमें शामिल नहीं था, बाकी स्वामी, दास और स्वतंत्र जन ये सब इसमें शामिल थे, लेकिन युवा वर्ग इसमें शामिल नहीं था। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से किस वर्ग की विशेषता है, तो वर्ग की विशेषता देखनी है अपने को, कौन सी है जो वर्ग की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा समान परिस्थिति, ऊंच नीच का भावना,
वर्ग से इतना, ये सभी इसकी विशेषता हो जाएगी वर्ग की। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्ग शिक्षा पर आधारित नहीं है, वर्ग शिक्षा पर आधारित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं वर्ग में गतिशीलता पाई जाती है, वर्ग खुली व्यवस्था है, वर्ग मुख्यतः पश्चिमी समाजों में पाया जाता है। मित्रों ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जितना जल्दी हो सके आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको फिर बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए है जो इसके जल्दी जल्दी आंसर है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है और ये अंतिम समय रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को अगर आप देखते हैं इन क्वेश्चनों को तो काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलेगी। अगला है निम्नलिखित कथन किसका है, कौन सा, वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, ये चार्ल्स कुले का हो जाएगा। अगला देखते हैं कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए, ये 2 प्रकार कौन से हैं, तो ये जगह आपको पता है बुर्जुआ और सर्वहारा, बुर्जुआ और सर्वहारा। अगला देखते हैं बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा भारत की जाति व्यवस्था। ठीक है, भारत की जाति व्यवस्था है, ये बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। आपको पता होगा वर्ग है जो खुला होता है और जाति है जो बंद व्यवस्था होती है, जन्म से प्रदत्त होती है ये जाति, और वर्ग है जो अर्जित किया जाता है। अगर देखते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिबंध किस समाजशास्त्री ने किया था, तो ये किया था आपके कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो इसमें हो जाएंगे आपको नेस्फील्ड हो जाएंगे। व्यावसायिक सिद्धांत जाति व्यवस्था का किसने दिया था, व्यावसायिक सिद्धांत, तो ये नेस्फील्ड ने दिया था। तो मित्रों आप लोगों को पता होगा मैं जितना जल्दी हो सके उतना वीडियो को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जितना जल्दी रिवाइज कर सके। आपका टाइम है जो बिना फालतू वेस्ट नहीं चाहिए। आप लोगों को देख रहे होंगे कि ये ज़्यादा स्पीड में वीडियो बनाएं, लेकिन मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए कि आप लोगों का है जो जल्दी से रिवीजन हो जाए। निम्न में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह नहीं कर सकती, ये हो जाएगा असत्य कथन। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह कर सकती है, ये जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाह कर सकती हैं, यहाँ पे नहीं कर सकती ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन कर सकती है। जाति प्रदत्त परिस्थिति है, बिल्कुल सही है, जाति का आधार जन्म है और जाति एक बंद वर्ग। ठीक है, अगर इसके विपरीत देखा जाए तो वर्ग इसके विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग इसके विपरीत हो जाएगा। अगला है जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में निम्न में से किस विद्वान ने लगाया, तो ये आपको पता होगा ग्रेशिया डी ओरेटन है जो सबसे पहले जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था। अगला देखते हैं जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे मजूमदार, रिजले और घुरी, ये सब है जो जाति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित का मत किसका है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको पता होगा व्यवसाय ही व्यवसाय, ये नेस्फील्ड का हो जाएगा, किसका, नेस्फील्ड का। अगला जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा, कि किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा, किसमें, ऋग्वेद। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा अपना डॉक्टर घुरिये ने जाति की विशेषताओं में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया, तो किसे सम्मिलित नहीं किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी व्यवसाय को सुनने की स्वतंत्रता, इसको सम्मिलित नहीं किया इसमें। अगला देखते हैं एक जाति प्रभु है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती है और सोपान में काफ़ी ऊंची स्थिति पर आसीन होती है, तो ये कथन किस समाजशास्त्री का है, ये एम.एन. श्रीनिवास का कथन, एम.एन. श्रीनिवास का। अगला हो जाएगा किसने ये माना है कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है, तो हो जाएगा रिजले, किसका, रिजले का कथन है ये, जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है। अगला देखते हैं अपन, अगला है अपना निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा है जो ये चुनौती नहीं है। बाकी आपको पता होगा क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, लेकिन शिक्षा है जो किसी भी तरीके से बाधक नहीं है, शिक्षा से है तो विकास ही होता है। अगला है निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, अंतर जातीय विवाह, ये जाति विवाह के लिए उत्तरदायी, जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी जातीय संगठन, परंपरागत व्यवसाय और वोट बैंक राजनीति, ये सब है जो किसके, जातिवाद के लिए उत्तरदायी है। अगला हो जाएगा निम्न में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो ये पश्चिमीकरण है जो जाति व्यवस्था के लिए कोई कारण नहीं है। बाकी संस्कृतिकरण, वैवाहिक प्रतिबंध और जजमानी व्यवस्था, इन सब से है जो ये जातिवाद के कारण है।
अगला है जाति को राजनीति का कैंसर किस विद्वान ने कहा है? तो जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा है? तो ये D.R. गडगिल ने कहा। किसने? D.R. गडगिल ने है जो राजनीति का कैंसर कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो सांप्रदायिकता का कारण कौन सा नहीं है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के कारण कोई भी सांप्रदायिकता पैदा नहीं होती है। यहाँ पर राजनीतिक हित, धार्मिक मता अंधता और सांप्रदायिक संगठन, ये सब है जो सांप्रदायिकता के कारण है। बाकी राजनीतिक आर्थिक विकास से कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलती। आर्थिक विकास से तो सांप्रदायिकता का विनाश होता है। अगला देखते हैं आप, निम्न में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? तो कौन सी विशेषता है इसमें? आप देख सकते हैं देशभक्ति की भावना। कौन सी? देशभक्ति की भावना है, ये कोई संप्रदायवाद की भावना नहीं है। श्रेष्ठता की भावना, ये संप्रदायवाद के अंतर्गत आती है। घृणा की भावना आती है, अलगाववाद की भावना आती है संप्रदाय के, लेकिन देशभक्ति की भावना है जो संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आती। अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? तो लोकतंत्रवाद है जो ये नहीं है। अगला हो जाएगा सांप्रदायिक परिणाम है, तो किसका है? सामाजिक विघटन का, सामाजिक विघटन। अगला, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया? संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किसने किया है? तो टी.के. उमन ने किया है। टी.के. उमन ने है जो संप्रदायवाद के 6 आयाम बताए थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता में भाव निहित होता है। तो सांप्रदायिकता में कैसा भाव होता है? अपना धर्म, भाषा व संस्कृति का श्रेष्ठ होना। अपना धर्म, भाषा और संस्कृति का श्रेष्ठ होना, यानी कि मैं ही सब कुछ अच्छा हूँ, मेरा धर्म अच्छा है, मेरी भाषा अच्छा है, मेरी संस्कृति ऐसी है। इस प्रकार की जो भावना होती है वो सांप्रदायिकता के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं, निर्धनता के लिए सामाजिक कारण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि की उत्पादकता। ये कृषि की उत्पादकता ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं सामाजिक प्रथाएं, कुप्रथाएं, धर्म और जाति व्यवस्था, ये सामाजिक जो निर्धनता है इसके कारण है। कृषि उत्पादकता से निर्धनता दूर होती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। ये कथन किसका है? डॉक्टर योगेश अटल का, डॉक्टर योगेश अटल का। अगला है, पूर्ण निधन व सापेक्ष निधन, इन दो प्रकार की गरीबी का उल्लेख किसने किया? तो ये किया शेपर्ड एवं वास ने, शेपर्ड एवं वास ने किया था, पूर्ण निधन एवं सापेक्ष निधन। अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार में मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाला गैर कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। कथन किसका है? तो रॉबर्ट ब्रुक्से का कथन है, रॉबर्ट ब्रुक्से का ये कथन माना गया है। भ्रष्टाचार में मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। अगला है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा इसका पूरा नाम, एड्स का। अगला है, संसार में प्रथम बार किस देश में एड्स का प्रथम बार पता चला? तो ये चला था आपके कहाँ पे? USA में, अमेरिका में 1981 में। अगला देखते हैं, भारत की एड्स राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को है जो एड्स की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को एड्स राजधानी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे आपके मर्टन एवं निस्बेट। कौन हो जाएंगे? मर्टन एवं निस्बेट। अगला देखते हैं, प्राकृतिक, सुधारात्मक व नैतिक 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं किसने वर्णित की? तो फुलर्स एवं मेयर्स ने की थी। किसने? फुलर्स और मेयर्स ने है जो प्राकृतिक, सुधारात्मक एवं नैतिक 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई थी। अगला है, गरीबी क्या है? गरीबी एक आर्थिक वंचना है, सामाजिक वंचना है और राजनीतिक वंचना है, ये सभी हो जाएगा इसके। व्यक्तिगत, सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना, गरीबी की ये 3 कारण किसने बताए थे? कौन से? व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना, ये गरीबी के 3 कारण किसने बताए थे? तो ये बताए थे डेविड इलिस। किसने? डेविड इलिस ने बताए थे, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना। अगला देखते हैं, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो ये किसने की थी? ये की थी आपके ऑस्कर लेविस ने। किसने? ऑस्कर लेविस ने है जो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। अगला, भरण पोषण, असमानता, बहिर्मुखता, गरीबी के ये 3 तत्व किसने बताए? ये बताए थे आपके मार्टिन रैन। किसने? मार्टिन रैन ने बताए थे। अगला, गरीबी को वंचना के संदर्भ में किसने परिभाषित किया? तो ये हो जाएगा माइकल हैरिंगटन ने किया था।
गरीबी को वंचना के संदर्भ में किसने परिभाषित किया था? माइकल हैरिंगटन ने किया था। अगला है के संतानम समिति, जो 1962 में गठित की गई थी। ये किससे संबंधित है? तो ये भ्रष्टाचार निरोध हेतु गठित की गई थी के संतानम समिति, भ्रष्टाचार निरोधक के लिए। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का गठन है जो कब किया गया? तो ये किया गया था 11 जुलाई 1966 को, 11 फरवरी 1966 को किया गया था CBC का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला देखते हैं बोहरा समिति का गठन, जिसका उद्देश्य राजनेता, प्रशासक, अपराधी के संबंधों का अध्ययन करना था। ये कब गठित की? तो ये 1993। अगला भ्रष्टाचार के निवारण में सबसे बड़ी बाधा कौन सी हो जाएगी? तो भ्रष्टाचार के निवारण में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये हो जाएगी इसकी सबसे बड़ी बाधा। अगला देखते हैं अपन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अपराध में संबंधित लेबलिंग सिद्धांत, क्या अपराध में संबंधित, अपराध से संबंधित जो लेबलिंग सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये प्रतिपादित किया था किसके? हार्वर्ड बेकर ने है जो ये प्रतिपादित किया था। कौन सा? हार्वर्ड बेकर ने जो लेबलिंग सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? लेबलिंग सिद्धांत दिया था हार्वर्ड बेकर ने। अगला है अपराधी व्यवहार का मानदंडहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये रॉबर्ट मर्टन। मानदंडहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रॉबर्ट मर्टन। द व्हाट कॉलर क्राइम, द व्हाट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक कौन है? सदरलैंड हो जाएंगे इसके लेखक, सदरलैंड। द व्हाट कॉलर क्राइम। अगला जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, तो इस जगह रजनी कोठारी। कौन सा जगह? रजनी कोठारी। जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, ये रजनी कोठारी हो जाएगा। सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया, किसने बताया था? इरावती कर्वे ने। सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया। अगला देखते हैं अपन भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य जो आधार होता है वो धर्म होता है। क्या होता है? धर्म। धर्म से ही वो सांप्रदायिकता फैलती है। अधर्म धर्म इस प्रकार से कर करके है जो सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिलता है सांप्रदायिकता को। अगला प्रथम पृष्ठा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पृष्ठा वर्ग के हो जाएंगे काका कालेलकर, जो कि 1953 में, 1953। अगला देखते हैं भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वह व्यक्ति गरीब है जिसे पोषण स्तर नहीं मिलता, तो कितना? 100-200 कैलोरी नहीं मिलती है, तो वो हो जाएगा गरीब। अगला है आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा सिखों से। आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव ये सिखों से संबंधित है। किससे? सिखों से। सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया, किसने? विपिन चंद्रा ने है जो सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। अगला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में, 1993 में है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। सत्तर समिति का संबंध किससे है? तो मुस्लिम संप्रदाय से है सत्तर समिति का संबंध, मुस्लिम संप्रदाय। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में सांप्रदायिकता को किसने उत्तरदायी माना? तो ये जगह SC दुबे। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में माना था सांप्रदायिकता को, किसने? SC दुबे ने। SC दुबे ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व माना था सांप्रदायिकता। अगला है सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण का बाधक तत्व माना है, तो ये माना है योगेंद्र सिंह। किसने? योगेंद्र सिंह ने है जो सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण का बाधक तत्व माना। अगला देखते हैं नाको, इनकी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी आपके 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। अगला एलिसा, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये जगह आपके एड्स से। किसका? एड्स से हो जाएगा। एक और है CPR। क्या? CPR, इसका भी संबंध है जो एड्स से हो जाएगा। एलिसा और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये दोनों एड्स से संबंधित हैं। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगला देखते हैं अपन शहरी क्षेत्र हेतु कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापदंड माना गया है, तो कितना माना गया है? 2100 कैलोरी। कितना? 2100 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1977 को, अंत्योदय कार्यक्रम। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है ऐसा बताया गया है। कौन सी संस्था है? तो संस्था इसमें कौन सी हो जाएगी? विवाह एक संस्था है। राष्ट्र नहीं, गांव नहीं, किसान नहीं, एक विवाह को एक संस्था माना गया। क्या है? संस्था। अगर निम्न में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? तो मेहर। क्या हो जाएगा? इसमें मेहर हो जाएगा। क्या? मेहर।
एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण मेहर हो जाएगा। अगला है जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसको क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपके लिव इन रिलेशनशिप। क्या? लिव इन रिलेशनशिप है जो विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं देवर विवाह तथा शाली विवाह का उदाहरण किसे हैं? तो ये हो जाएगा अधिमान्य विवाह। क्या हो जाएगा? अधिमान्य विवाह हो जाएगा, देवर विवाह और शाली विवाह। अगला समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। अगला देखते हैं विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा मित्रों, एग्जाम में आने की संभावना इसकी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है। तो ये परिभाषा बोगार्ट्स की परिभाषा है। किसकी? बोगार्ट्स की। अगला देखते हैं बोगार्ट्स की परिभाषा है ये। अगला है विषमलिंगीय सहोदरज के बीच विवाह का कहाँ मान्य है? तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण भारत में है जो विषमलिंगीय सहोदरज के बीच विवाह है जो मान्य है। अगला है गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो गोत्र हो जाएगा बहिर्विवाही। क्या हो जाएगा? बहिर्विवाही। और जाति हो जाएगी आपकी अंतर्विवाही। अगला है द फ्यूचर ऑफ मैरिज। द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके J.C. बर्नार्ड ने लिखी थी। जब एक उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के के साथ से विवाह होता है तो ये हो जाएगा प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? एक उच्च जाति की लड़की का विवाह जो निम्न जाति के लड़के से होता है तो ये प्रतिलोम हो जाएगा। अगर इसी जगह आप देख सकते हैं उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की होती तो वो हो जाएगा अनुलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुलोम। जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके मैक्स मुलर और प्रियोस। मैक्स मुलर और प्रियोस को है जो जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक माने गए। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इनमें से किसने दिया? तो ये था आपके मैक्स मुलर ने है जो धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म को सामूहिक तथ्य किसने माना? तो ये माना है आपके दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने है जो धर्म को सामूहिक तथ्य माना है, दुर्खिम। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये कथन किसका है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये P.N. प्रभु का कथन है। क्या है? P.N. प्रभु। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अगला देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी है? वेस्टरमार्क की पुस्तक है। अगला शारदा एक्ट संबंधित है, तो ये बाल विवाह से है 1929 में। ठीक है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित माना गया। अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इसे पारित कराने में किसका प्रमुख योगदान है? तो ये जगह आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान रहा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। अगला देखते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। यह परिभाषा किसकी है? ये होगी WHR रिवर्स की। WHR रिवर्स की परिभाषा है ये कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करते हैं, यानी एक समय में एक पुरुष अधिक जो स्त्री है उनसे विवाह करता है तो वो हो जाएगा बहुपत्नी विवाह। क्या हो जाएगा? बहुपत्नी। ये तो समय है, ये तो बहुपत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपत्नी। जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रातृक बहुपति विवाह। सब भाई मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते हैं। अगला है एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। सच्चा स्वरूप है रहा था और रहेगा। ये कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा मेलिनोवस्की का है। किसका है? मेलिनोवस्की का कथन है ये कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहा था और रहेगा। ये कथन मेलिनोवस्की का कथन है। किसका? मेलिनोवस्की का। अगला कथन देखते हैं। अगला हो जाएगा अपना कौन सा? निम्नलिखित में से जनजाति में भ्रातृक बहुपति प्रथा पाई जाती है। तो टोडा जनजाति में है जो क्या पाई जाती है? भ्रातृक बहुपति प्रथा पाई जाती है। ठीक है, एक भाई अनेक सभी भाई है जो एक स्त्री से है जो विवाह करते हैं तो वो भ्रातृक बहुपति हो जाएगा। अरुणा जनजाति पर अध्ययन कर टोटम वाद को धर्म का आधार किसने बताया? तो ये जगह दुर्खिम।
कौन सी, अरुणा जनजाति पर अध्ययन किया था और टोटमवाद को धर्म का आधार तत्व माना था। दुर्खिम अरुणा जनजाति वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जनन का परिवार। क्या हो जाएगा, जनन का परिवार। इनमें से परिवार के लिए सही क्या है, तो ये सही हो जाएगा सभी है, ये संस्था है, ये एक समिति है, ये एक समूह है। परिवार ये सभी सही हो जाएगा। अगला है पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, तो ये हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार में है, ये सब हो जाएगा। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, तो वो हो जाएगा परिवार। अगला देखते हैं, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जनन के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है, क्योंकि वहाँ भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। क्या है, भ्राता भगिनी संतति विवाह का प्रथा पाई जाती है दक्षिण भारत। अगला देखते हैं, तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तरवाड़ हो जाएगा आपका कहाँ पे, केरल में। कहाँ पे हो जाएगा, केरल में, केरल में हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी। मूल परिवार की अवधारणा है जो किसने दी थी, ये मर्डॉक ने दी थी। मूल परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी थी। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी थी। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का प्रमुख मुख्य स्तंभ नहीं है, तो इस जगह इसमें नाभिकीय परिवार नहीं होगा यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समुदाय। बाकी आप देख सकते हैं, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जगह ए.एम. शाह। कौन हो जाएंगे, ए.एम. शाह। अगला देखते हैं, दोनों समूहों का मिलन करें। दोनों समूहों का यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। राल्फ लिंटन इन्होंने दिया था विवाह व वंश संबंधी। जिमरमैन ने दिया था नाभिकीय परिवार। वर्नन ने दिया था प्रभव परिवार। मॉर्गन ने दिया था पुनालुवन परिवार। क्या दिया था, पुनालुवन का परिवार। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो देख सकते हैं आप। अगला देखते हैं, किबुत्स क्या है। किबुत्स है आपका परिवारों का समूह। किबुत्स क्या हो जाएगा, परिवारों का एक समूह है किबुत्स। अगला देखते हैं, अगला है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य हालांकि अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचर्य से भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। इसमें सारे काम होते हैं गृहस्थ आश्रम। अगला देखते हैं, प्राथमिक समूह नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं प्राथमिक संबंधी में, तो ये जगह आपके 8। कितने हो जाएगा, 8। निम्न में से किसने जन्म परिवार एवं प्रजनन परिवार में अंतर किया, तो ये जगह वार्नर। किसने किया था, वार्नर ने किया था। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वपन समूह के रूप में किसने वर्णन किया, तो ये किया था आपके के.एम. कपाड़ी ने किया था। व्यक्त परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो व्यक्त परिवार की अवधारणा है जो जिमरमैन ने प्रस्तुत की थी। किसने, जिमरमैन। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था, तो क्या था, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप है वो क्या था, पितृसत्तात्मक था। क्या था, पितृसत्तात्मक। दी मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो दी मदर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ब्रिफोल्ट। क्या हो जाएंगे, ब्रिफोल्ट। इसमें है जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया गया, मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिए गए। दी मदर्स पुस्तक ब्रिफोल्ट की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता कौन सी है। धर्म की विशेषता कौन सी है, तो इसमें ये सभी हो जाएगी, अलौकिक शक्ति में विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, तर्क का अभाव, ये सभी इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला है, विखंडित परिवार की अवधारणा किसने दी, तो ये दी थी आपके राम अवजान। राम अवजान है जो विखंडित परिवार की अवधारणा दी थी। तो मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, बस देख लेते हैं। यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण वहाँ सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ। ये विचार किसका है, तो ये मैक्स वेबर का। किसका, मैक्स वेबर का हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर। अगला है, फैमिली शब्द का उद्गम फैमुलस शब्द से हुआ है। फैमुलस शब्द किस भाषा का है, तो फैमुलस हो जाएगा आपकी लैटिन भाषा का। किसका, लैटिन भाषा का शब्द है फैमुलस, परिवार शब्द।
अगला है निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो परिवार के शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएंगे हेनरी मैन। कौन हो जाएंगे? हेनरी मैन। विवाह एक परिवार की उत्पत्ति के लिए एक विवाह सिद्धांत के समर्थक हैं, तो कौन हो जाएंगे? वेस्टरमार्क हो जाएंगे। अगला देखते हैं परिवार की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो ये थी ब्रिफॉल्ट। कौन हो जाएंगे? ब्रिफॉल्ट, द मदर्स, जो इनकी पुस्तक लिखी। अगला है परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत को मानने वाले विद्वान कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके बैकोफन और मॉर्गन। कौन हो जाएंगे? बैकोफन और मॉर्गन है जो उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला विवाह का रक्त पर आधारित संबंध क्या कहता है? तो हो जाएगा नातेदारी। क्या हो जाएगा? नातेदारी। अगला है उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था, तो ये क्या था? उत्तर वैदिक काल में गुण कर्म। क्या हो जाएगा? गुण कर्म। मित्रों अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और इसका अपन सुधार करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें ये नहीं ये होना चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिए, अपन देखेंगे। हालांकि ये कोई सही नहीं है कि पूर्ण रूप से सभी सही हो, कोई क्वेश्चन में अगर गलत भी आपको लगता हो तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता में वर्ण की उत्पत्ति का कारण माना है, तो ये जगह आपका गुण। गीता में वर्ण की उत्पत्ति का क्या माना है? गुण। अगला देखते हैं ईश्वर के 10 आदेश किस धर्म से संबंधित है? तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ईश्वर के 10 आदेश किस धर्म से हैं? ईसाई धर्म से। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला देखते हैं हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति की गई है, ये कथन किसका है? तो ये जगह कपाड़िया का, के.एम. कपाड़िया। हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति की गई। और देखते हैं डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार किसे माना? तो ये पुरुषार्थ को माना। किसको? पुरुषार्थ को। अगला देखते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसका परिभाषा है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये टॉयलर की परिभाषा। किसकी? टॉयलर की परिभाषा। अगला है धर्म को पवित्र और अपवित्र में किसने विभाजित किया? तो ये माना दुर्खिम ने। धर्म को पवित्र और अपवित्र में किसने बांटा? तो ये दुर्खिम ने बांटा। अगला देखते हैं प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? लॉबी। अगला देखते हैं धर्म को लोगों के लिए अफीम कौन मानता है? तो धर्म को लोगों के लिए अफीम मानता है कौन? मार्क्स मानता है। कार्ल मार्क्स है जो धर्म को लोगों के लिए अफीम मानता है। तो ये थी मित्रों जो कि समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यहाँ तक किस किस ने देखा आप सभी है जो कमेंट बताएं कि पूरा वीडियो हमने देखा। और एक कमेंट कर सकते हैं आप लास्ट में सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या कमी रही, और कोई भी अगर मित्रों आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मित्रों, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं इसी तरह एक दर्शन शास्त्र का वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप लोगों का इस वीडियो में अच्छा प्यार और स्नेह मिला तो मिलते मित्रों एक नेक्स्ट और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।